आज हमने पढ़ना है evaporation। तो पहले डेफिनेशन, द spontaneous change of liquid into vapors at the surface of the liquid at a given temperature is called evaporation। spontaneous कौन सा चेंज होता है? जो कि खुद ब खुद हो, जिसको इनिशियल स्टार्ट के अलावा और कोई एनर्जी ना दी जाए, उसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, मतलब जो लिक्विड होता है वो वेपर्स में चेंज होता है एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड। और ये फिनोमेना सिर्फ जो लिक्विड की सरफेस होती है, ऊपर वाली तह होती है, उस पे होता है एट अ गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे। उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एवेपोरेशन का। तो द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एवेपोरेशन। फिर आ जाते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले सरफेस फिनोमेना। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर नॉट मोशनलेस। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं, वो मोशनलेस नहीं होते। द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है वो इक्वल नहीं होती, किसी की ज़्यादा होती है तो किसी की कम होती है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी नहीं होती उनकी। The molecules which have low kinetic energy move slowly while others which have high kinetic energy move faster। तो जिनकी एनर्जी कम होती है वो स्लोली मूव करते हैं, जबकि जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो मूव भी अपने एनर्जी की तरह तेज़ करते हैं। If one of the high speed energy molecules reaches the surface, it may escape the attractions of the neighboring molecules and leave the bulk of the liquid। अब लिक्विड के अंदर कोई मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो वो अपनी एनर्जी की वजह से फास्ट मूव करके वो सरफेस पे पहुंच जाता है, मतलब ऊपर पहुंच जाता है। तो उसी एनर्जी की वजह से जो अपने नेबरिंग जो मॉलिक्यूल्स होती है उनकी अट्रैक्शन से आज़ाद होकर वो बाहर वेपर बन जाता है अपनी हाई एनर्जी की वजह से। और इस वजह से वो बाकी जो लिक्विड मटेरियल है, लिक्विड है, बल्क ऑफ लिक्विड है, उनको छोड़ के, उनकी अट्रैक्शंस को छोड़ के वेपर बन जाता है और एवेपोरेट हो जाता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस अगला है। एज एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एवेपोरेशन विच इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग, सो इट इज़ अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब जो लिक्विड जो मॉलिक्यूल है वो स्टार्ट में अपनी एनर्जी सराउंडिंग से, जो उनके आसपास का माहौल है, उनसे लेते हैं। तो मतलब उनके अंदर हीट एंटर होती है, हीट एंटर होती है तो ये हुआ एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब एवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जिसकी वजह से जो लिक्विड है उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है जबकि सराउंडिंग की कम हो जाती है। फिर है कंटिन्यूस एट ऑल टेम्परेचर, मतलब हर टेम्परेचर पे एवेपोरेशन जो है वो होती है। The process of evaporation continues at all temperature and liquid continuously change in vapors spontaneously। जितना भी टेम्परेचर हो, चाहे कम हो ज़्यादा हो, कम हो तो थोड़ी बहुत एवेपोरेशन होती रहती है, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो ज़्यादा एवेपोरेशन होती रहती है, लेकिन होती हर टेम्परेचर पे है। जब टेम्परेचर होता है तो कंटिन्यूसली, लगातार जो है स्पॉन्टेनियसली, और मतलब स्टार्ट में उनको एनर्जी चाहिए होती है, लिक्विड जो है वो वेपर्स में चेंज होता रहता है और एवेपोरेट होता रहता है। फिर इसके करेक्टर्स में है कूलिंग प्रोसेस। एवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। एवेपोरेशन जो है वो ठंडक पहुंचाता है। द रीज़न इज दैट द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स लीव द लिक्विड एंड लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड। अब होता क्या है, जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सरफेस पे आकर जल्दी से एवेपोरेट हो जाते हैं, और बाकी जो नीचे लिक्विड में रह जाते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड फॉल्स एंड हीट मूव्स फ्रॉम सराउंडिंग टू लिक्विड एंड देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग ऑल्सो फॉल्स। अब हाई एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो अपने हाई एनर्जी की वजह से एवेपोरेट हो गए, बाकी जो लिक्विड में बचे वो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स होंगे। वो लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो सराउंडिंग से हीट कैप्चर करते हैं ताकि उनकी एनर्जी भी ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से
वो सराउंडिंग के हीट लेने की वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, जबकि लिक्विड जो होता है उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और वो एवेपोरेट कर देते हैं। तो जब वो सराउंडिंग से हीट लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, तो सराउंडिंग में क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। इस वजह से सराउंडिंग में जो है वो कूलिंग होती है, जबकि लिक्विड का अपना जो टेम्परेचर है वो हाई होता है। तो ये सराउंडिंग में एवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है। फिर आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवेपोरेशन, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से एवेपोरेशन कम या फिर ज़्यादा होती है। द फैक्टर्स दैट चेंज द स्पीड एट विच लिक्विड एवेपोरेट्स आर, मतलब ये एवेपोरेशन की स्पीड कम या ज़्यादा करते हैं ये फैक्टर्स। पहला है नेचर ऑफ लिक्विड, के लिक्विड के नेचर पे एवेपोरेशन कैसे डिपेंड करती है। द वीकर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन द लिक्विड द मोर रैपिडली एवेपोरेशन अगर्स। अगर एक मॉलिक्यूल है उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो वीक है, तो बहुत कम एनर्जी चाहिए होगी उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, उन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए। तो एवेपोरेशन थोड़ी सी ही एनर्जी से हो जाएगी और जल्दी हो जाएगी। इस वजह से वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में एवेपोरेशन जल्दी होती है। फॉर एग्जाम्पल डायमिथाइल ईथर एवेपोरेट्स एट मच फास्टर दैन इथाइल अल्कोहल। अब जो डायमिथाइल ईथर है उसमें जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होती हैं इथाइल अल्कोहल की वजह से। इस वजह से जो डायमिथाइल ईथर है वो जल्दी एवेपोरेट हो जाता है, जबकि इथाइल अल्कोहल है वो लेट एवेपोरेट होता है। A liquid which evaporate more readily is described as being more volatile। अब जो ज़्यादा जल्दी एवेपोरेट हो जाता है, जिसमें मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं, उसको हम मोर वोलेटाइल का नाम देते हैं कि वो मोर वोलेटाइल है, वो जल्दी एवेपोरेट हो जाते हैं। जबकि जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी और वो एवेपोरेशन की स्पीड उसमें कम होगी, तो वो लेस वोलेटाइल होगा। फिर आ जाता है टेम्परेचर की, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है एवेपोरेशन को। द रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। एट हायर टेम्परेचर द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम सरफेस इंक्रीजेज। दिस रिजल्ट इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ एवेपोरेशन। अब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगेंगे, मतलब ये उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनकी एनर्जी बढ़ेगी, तो वो फास्टर मूव करेंगे और जल्दी से एवेपोरेट हो जाएंगे। इसका मतलब जितना हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे उतनी ही एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। फिर आ जाता है सरफेस ऑफ द लिक्विड। जैसे हमने पढ़ा एवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना, कि एवेपोरेशन सिर्फ सरफेस से होती है। नीचे वाले जो सरफेस के नीचे जो प्रेजेंट होते हैं उनको ऊपर आना पड़ता है, तब जाके वो एवेपोरेट होते हैं। नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली एवेपोरेट नहीं होते, सिर्फ सरफेस वाले होते हैं। द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लिक्विड कैन गो इनटू गैस फेज ओनली थ्रू सरफेस। यही बात कि सिर्फ सरफेस से ही एवेपोरेशन हो सकती है। जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एवेपोरेशन नहीं हो सकती, उनको पहले सरफेस पे आना पड़ता है अपनी हाई एनर्जी करके, तब जाके वो एवेपोरेट होते हैं, ऐसे नहीं होते। देयरफॉर ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड द ग्रेटर इज द रेट ऑफ एवेपोरेशन। अब जितनी बड़ी सरफेस पे फैला हुआ है एवेपोरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर कोई सरफेस छोटी है तो बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऊपर आ सकेंगे एक वक्त में, तो एवेपोरेशन कम हो जाएगी। लेकिन अगर सरफेस बड़ी है तो बहुत से मॉलिक्यूल्स एक ही साथ ऊपर आ सकते हैं, उनको जगह मिलेगी ऊपर आने के लिए, तो एवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो जितनी बड़ी सरफेस एरिया होगा उतनी से ही ज़्यादा एवेपोरेशन होगी। फिर आते हैं हीट ऑफ एवेपोरेशन में। द क्वांटिटी ऑफ हीट required to evaporate a given liquid at a constant temperature is defined as a heat of evaporation or vaporization।
अब हीट की अमाउंट, द क्वांटिटी ऑफ हीट मतलब हीट की अमाउंट जो कि हमें चाहिए होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक लिक्विड के लिए, उसको हम नाम देते हैं उसकी हीट ऑफ एवेपोरेशन का। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा लेकिन हर लिक्विड की अपनी हीट ऑफ एवेपोरेशन होगी उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको हम उसकी हीट ऑफ एवेपोरेशन का नाम देंगे। द क्वांटिटी ऑफ हीट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ forces of attraction between the molecules of liquid between the molecules in the liquid। अब क्या होगा, अगर जो फोर्सेस है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो ज़्यादा हैं तो हमें हीट जो है वो ज़्यादा चाहिए होगी उन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए और उसको एवेपोरेट करने के लिए। तो उस मॉलिक्यूल जो लिक्विड है उसकी हीट ऑफ एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, जबकि अगर एक लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं तो हमें बहुत कम हीट चाहिए होगी उन फोर्सेस को ब्रेक करके उसको एवेपोरेट करने के लिए, तो इसकी हीट ऑफ एवेपोरेशन कम होगी। वाटर हैज़ अ रिलेटिव हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। जैसे कि हमें पता है वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसलिए उसको एवेपोरेट करने के लिए हमें उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा हीट चाहिए होती है। व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज़ कम्प्लीटली वेपराइज्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इट एब्जॉर्ब 44.1 किलो जॉल ऑफ एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। अब वाटर के एक मोल को हमें एवेपोरेट करने के लिए 44.1 किलो जॉल एनर्जी ज़रूरत होती है, क्योंकि वाटर में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है इसको एवेपोरेट करने के लिए। सो द मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज दस 44.1 किलो जॉल। तो कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड किया और उस पे लिक्विड को हीट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए जो कि वाटर के लिए है 44.1 किलो जॉल, ये हो गई इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये था आपका आज का लेक्चर एवेपोरेशन। इंशाल्लाह फिर हम आगे पढ़ेंगे वेपर प्रेशर। अटेंडेंस अपनी ज़रूर लगाइएगा। अल्लाह हाफिज़।